Hi, hello everyone. Welcome to the third module for the first chapter of grade 9 science, that is matter in our surrounding. इससे पहले के दोनों मॉड्यूल्स में हमने डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स की बात कर ली। क्या होता है मैटर, क्या होते हैं अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे इस मॉड्यूल में बेसिकली हम वही सारे स्टेट ऑफ मैटर्स को इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या प्रोसेसेस जा सकती है, कौन कौन से फैक्टर्स उन प्रोसेस को अफेक्ट, सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि भाई एक स्टेट ऑफ मैटर, यानी अगर हम लें सॉलिड है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करा जाए, या सॉलिड है तो क्या उसको डायरेक्ट हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कैसे। ठीक है, फॉर अस वाटर के तीन स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम डिस्क्रिप्टिव बात करें तो आइस क्यूब हो जाता है, वाटर एज अ लिक्विड हो जाता है, और गैशियस फॉर्म में वाटर वेपर्स हो जाता है। ठीक है, तो आइस टू वाटर एंड वाटर टू स्टीम या वेपर स्टेट। ठीक है, तो दोनों वे में जा सकता है। हम कहते हैं सॉलिड टू लिक्विड, गैस, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड सॉलिड। वाटर में हम ये बहुत विविडली ऑब्जर्व करते हैं। वाटर एक सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कैसा सब्सटेंस है, स्टेट जो दोनों स्टेट ऑफ मैटर में बहुत इजीली इंटरकन्वर्टेबल है। ठीक है, तो ये कैसे होता है वो हमको समझना है कि भाई ये जो चेंजेस होते हैं मैटर में, व्हेन वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस, तो हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीज़ें समझनी है। प्लस जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, एनी वे ऑफ कन्वर्जन, तो वहाँ पे जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उनका क्या होता है। क्योंकि सब में आपने देखा कल कि भाई लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा कि स्टेट ऑफ मैटर में अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर में अलग तरीके से बिहेव। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ मैटर अगर हम इंटर कन्वर्ट करते हैं, पार्टिकल्स का क्या होता है। उसके अलावा जब भी हम चेंजेस करते हैं स्टेट ऑफ मैटर में, क्या चीज़ें बदलती, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट्स टेक्स प्लेस। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हम करते हैं स्टेट ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें समझनी। चलिए, अगर हम कहें तो एक जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है कि टेम्परेचर वेरिएशन से हम स्टेट ऑफ मैटर चेंज। आपको सबको पता है कि बर्फ, आइस, ठीक है, उसको हम अगर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दे तो वो मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाता है टू फॉर्म या वाटर, और उसी वाटर का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो वेपर स्टेट में, गैशियस स्टेट में चला जाता। वही गैशियस स्टेट में जब पानी उबल रहा है, आप ऊपर ढक्कन लगा दीजिए, वो वेपर्स आप जब एक बार गैस बंद कर देंगे, स्टीम सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी, पानी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। वो जो सारी भाप है, वो जो सारी स्टीम, वो वाटर ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट हो जाती, और वही वाटर ड्रॉपलेट्स फिर पानी बना देते लिक्विड स्टेट, और वही लिक्विड को फ्रीज करो तो आइस बन जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंजेस जो हैं वो एक अ, हमें एक फैक्टर दिखता है कि हम उससे स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। जब भी कोई स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है तो उसके अंदर एनर्जी बनती। ठीक है, सॉलिड्स की एनर्जी बढ़ाओ, ये पहुंच जाएंगे लिक्विड स्टेट में। ठीक है, सॉलिड्स को आप हीट करो तो वो मेल्ट होके, हीट देंगे, एनर्जी बढ़ेगी, तो वो मेल्ट डाउन हो बन जाएंगे। लिक्विड की एनर्जी आप जब इंक्रीज करते हो तो वो गैशियस स्टेट चले जाते हैं। तो वेनेवर यू राइज अप द टेम्परेचर, द स्टेट ऑफ मैटर विल गेट मोर एंड मोर एक्टिवेटेड। तो सॉलिड से लिक्विड, गैस, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो फिर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस हो जाता है।
अगर अब हम बात करें जो फेज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, यहाँ पे जब हम टेम्परेचर चेंज करते टूवर्ड्स, सॉरी, ठीक है, जब भी हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अल्टीमेटली पार्टिकल्स के की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। एंड व्हेनेवर द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के इस क्रिएट होता है, यानी कि सॉलिड में जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो लिक्विड स्टेट में जाता है। लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स के बीच स्पेस बढ़ता है और गैस में मैक्सिमम स्पेस होता है। उसके अलावा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स भी चेंज हो जाता है। सॉलिड में बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा होता है, लिक्विड्स और गैसेस में नहीं होता उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्लस ये जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी के लिए मोशन जरूरी, ठीक है, तो सॉलिड्स में तो मोशन होता नहीं है। बट जब लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस जाता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल की, क्योंकि यहाँ पे इनके पास मोशन की अवेबिलिटी होती है, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइस को हमने मेल्ट करना शुरू किया, इट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड, ठीक है। आइस जब सॉलिड होता है तो इन पार्टिकल स्पेस बहुत कम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, पार्टिकल के बीच ना होने के कारण मूवमेंट नहीं, और मूवमेंट ना होने के कारण काइनेटिक एनर्जी नहीं, ठीक है। पर व्हेन द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, सॉलिड का कन्वर्जन हो जाता है लिक्विड, पार्टिकल्स के बीच स्पेस आ जाता है, इंटर पार्टिकल स्पेस क्रिएट होता है जिससे पार्टिकल्स को मूवमेंट मिलती है और हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स पोजेस करते हैं यहाँ पे। प्लस दूसरी चीज, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एज कंपेयर टू सॉलिड्स यूज हो जाता है। अभी इसको हम और हीट अप करेंगे तो ये गैशियस आ जाएगा, जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा फ्री अवेलेबल है, फ्री करते हैं, ठीक है। तो व्हेन यू द टेम्परेचर पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे, एंड पार्टिकल्स जब इतने मूव हो जाते हैं तो पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता, स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो काइनेटिक बढ़ जाती है, ठीक है। समझ आई बात? चलिए, टेम्परेचर में जब हम बात करते हैं तो हम टेम्परेचर को कहते हैं कोई सब्सटेंस कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसके बेसिस पे हम टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं। तीन अलग अलग स्केल्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहीट, के हम जनरली हमारे आजू बाजू जब टेम्परेचर मेजर्स करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में करते हैं, ठीक है। बुखार हमें चढ़ता है तो हम फ़ारेनहीट मेजर करते हैं, हम वहाँ पे ये नहीं कर सकते कि मेरे को 102 सेल्सियस बुखार है, हम वहाँ फ़ारेनहीट बात करते हैं। एंड केल्विन हमारे सारे साइंटिफिक कैलकुलेशंस में हम मोस्टली करते हैं। सेल्सियस, एंडर्स सेल्सियस ने ढूंढा था, बहुत कॉमनली स्केल है। केल्विन ऐसा यूनिट फॉर टेम्परेचर है जिन्होंने जिसको लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ने ढूंढा था। और फ़ारेनहाइट डॉक्टर स्केल कहा जाता है आपका टेम्परेचर वगैरह मेजर करने की, जिनको गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहीट वर्कआउट किया था, ठीक है। तो चैप्टर से हमें सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्जन, केल्विन टू सेल्सियस, फ़ारेनहीट कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी वो हमारा केल्विन स्केल है, टेम्परेचर एट विच गैस इज कूल्ड टू ऑब्टेन जीरो वॉल्यूम, ठीक है, उसे हम एब्सोल्यूट जीरो केल्विन कहते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं ऐसा स्टेट या ऐसा टेम्परेचर कंडीशन जहाँ पे गैस कूल डाउन होके हमें जीरो वॉल्यूम दे, उसे हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, ठीक है। अभी सच वॉल्यूम बिलो आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू ऑब्टेन,
ठीक है। और एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है ना कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हाँ थियोरेटिकली हम लाते हैं, वर्कआउट करते हैं। तो जो भी केल्विन स्केल में मेजरमेंट्स वो ऑलमोस्ट सारे पॉजिटिव होते हैं, माइनस केल्विन में नहीं बात करते। जैसे सेल्सियस में हम कहते हैं ना कि -25 टेम्परेचर चला गया है, माइनस चला गया। जनरली विंटर्स में या की अगर हम बात करें तो -1 -2 से लेके सियाचिन की बात करें तो -30 35 तक यूजुअली जाता है। ठीक है, बट वो हम सेल्सियस में बात कर सकते हैं, हम केल्विन स्केल पे उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, केल्विन टू सेल्सियस कैलकुलेशंस या कन्वर्जन्स देखें तो जो टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें खाली 270 ऐड कर दे तो वो टेम्परेचर हमें केल्विन में मिल जाता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं अच्छा सा। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। अभी सेल्सियस में हमें टेम्परेचर दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, यानी कि सीधा सीधा ये 25 को 273 से हमें ऐड कर देना है। ठीक है, क्या करना है, जो भी सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें 270 ऐड कर देना है तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा 298 ए। ठीक है, यहाँ पे 298 ए आएगा। क्लियर? तो ये है 25 डिग्री सेल्सियस का इक्विवेलेंट ऑन द केल्विन स्केल। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम पे कि यहाँ पे हमें केल्विन क्या है, हमें डिग्री सेल्सियस में करना है। टेम्परेचर हमें केल्विन में क्या है, बट हमें स्टैंडर्ड यूनिट नहीं समझ आ रहा कि कितना होगा। हमें लेमन लैंग्वेज में सेल्सियस में चाहिए, कॉमन स्केल पे। तो हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर केल्विन में दिया है उसमें हमें उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 300 हमें दिया है, 273 स्टैंडर्ड होता है। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस जानने के लिए जो केल्विन दिया है -273 है, तो हमें सीधा सीधा टेम्परेचर इन ऑन द सेल्सियस स्केल जो कि यहाँ पे बन रहा है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये छोटा सा कैलकुलेट न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर के, जो बेसिकली आपको पूछे जाते हैं, या तो केल्विन टू सेल्सियस स्केल में कन्वर्जन होगा या सेल्सियस टू केल्विन स्केल में होगा। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, या 2 मार्क में 2 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि लाइक 2 अलग अलग टेम्परेचर दे दिए हों। ठीक है, उस हिसाब से तो कन्वर्जन सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू सेल्सियस ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अभी जब हम स्टेट को इंटर कन्वर्ट करते, कन्वर्जन ऑफ स्टेट बात करते, तो एक अच्छा सा डायग्राम हमारी टेक्स्ट क्या है, दैट इज हाउ दे आर इंटर कन्वर्टेड। ठीक है, अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना है तो मैं मेल्ट डाउन करूंगी सब्सटेंस को। लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना है तो मैं बॉईल करूंगी, ऑपरेशन कराऊंगी उस सब्सटेंस को। और मुझे अगर सॉलिड गैस से डायरेक्ट सॉलिड जाना है तो भी सब्लिमेशन है, और इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड, ये दोनों मुझे सब्लिमेशन से ही मिलेगा। ठीक है, पर अगर मुझे लिक्विड टू सॉलिड आना है तो मैं फ्रीज डाउन करूंगी, टेम्परेचर कम करूंगी। उसी तरीके से गैस से लिक्विड जाना होगा तो भी मुझे टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, कंडेंसेशन करना। देखो, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन होगा, दैट विल बी बाय मेल्ट, और लिक्विड टू गैसियस कन्वर्जन होगा बाय बॉइलिंग। अभी गैस टू लिक्विड कन्वर्जन होगा हमारा सब्लिमेशन के थ्रू। पर जब मैं टेम्परेचर डाउन करूंगी तब गैस से सॉलिड कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग से होगा। ठीक है, तो यही एक बहुत अच्छा ट्रायंगल हमारे टेक्स्ट में भी मेंशन आउट है, जिसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, अभी जब हम बात करते हैं सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन, यानी कि मेल्ट डाउन कर रहे हैं तो पिघला रहे हैं। मेल्टिंग इज नथिंग बट चीज़ों को गलाना, पिघलाना।
तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड का जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे चीज़ जब आएगी तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तब वो मेल्ट डाउन होगी। यानी कि यार अल्टीमेटली द प्रेशर, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड, हम उसको मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं। हम बेसिकली जब बात करते हैं आइस की, ठीक है, तो आइस सॉलिड फॉर्म में कब होगा, जब उसका टेम्परेचर अगर हम बोले तो 2 या 3 सेल्सियस होगा, या 7 डिग्री सेल्सियस तक वो आइस वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। फिर वो मेल्ट डाउन शुरू हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे आते आते 25 डिग्री पे आते आते वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन उस हिसाब से होता है, ठीक है। यहाँ पे द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंज टू लिक्विड एट द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहाँ पे हम प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं आ रहे, वो उस सब्सटेंस का मेल्टिंग, ठीक है। मेरे हाथ का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, हाथ में मैं बर्फ़ रखती हूँ, वो तुरंत मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, एट द टेम्परेचर जब वो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे मैं प्रेशर कंडीशन, बट खाली टेम्परेचर चेंज होने वो मेल्ट डाउन शुरू हो जाता है, ठीक है। वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं सॉलिड के लिए, कि जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है, उसके बेसिस पे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। आइस गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ये प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि जो लैब आइस होता है वो बिलो 0 डिग्री किया जाता है, और 0 डिग्री आते आते वो मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाता है। बट हमारे घर के आइस में ये नहीं, बिकॉज हमारा जो वाटर है वो डिफरेंट, हमारे घर के वाटर में प्योरिटी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1535 डिग्री। वहीं जहाँ पे आइस 0 डिग्री पे मेल्ट होना आता है, आयरन मेल्ट डाउन होना आता है 1553 सॉरी 1535 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 1535 पे वो मेल्ट डाउन उसका शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर मेरे को लिक्विड गैस का कन्वर्जन करना है, यानी कि भाप बनानी है, वेपर बनाना, ठीक है। गैशियस स्टेट में क्या होता है जनरली, कि हम जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो गैशियस स्टेट में आएंगे, लिक्विड का कन्वर्जन हो जाएगा गैस में। अभी यहाँ पे 2 मेथड यूज की जाती है, बॉइलिंग और इवापोरेशन। इवापोरेशन जनरल नेचुरल फिनोमिना है, और बॉइलिंग हम जब चीज़ों को गर्म करते हैं एट अ सर्टन टेम्परेचर, ये हमारा जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू, ठीक है। वाटर गेट्स कन्वर्टेड इन स्टीम, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो स्टीम बनना शुरू, ठीक है। तो जो प्रोसेस है जहाँ पे लिक्विड गैशियस स्टेट में ऑन रैपिड हीट होता है, लिक्विड गैस, उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। और टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड बॉयल होके गैशियस स्टेट में एट अ पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक आता है, तो हम उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात। बॉइलिंग एक प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब ये प्रोसेस शुरू होती है तो हम उस बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है, उस लिक्विड का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री तक टेम्परेचर जब जाएगा तब वाटर में से आना शुरू होगा, ठीक है। और अल्कोहल का अगर मैं बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट 78 सेल्सियस, यानी कि अल्कोहल को अगर मैं 78 डिग्री पे बॉईल करना शुरू करूं तो वो वेपर स्टेट में, या हम कहें स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी जब हम गैस टू लिक्विड, मैंने इससे पहले लिक्विड टू गैस कन्वर्जन किया, अब मैं गैस से लिक्विड वापस लाना चाहती हूँ,
तो मुझे टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, उसे ठंडा करना पड़ेगा, और उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये प्रोसेस ऐसा है जहाँ पे हम गैस को लिक्विड स्टेट में वापस लाते हैं, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसी कंडेंसेशन प्रोसेस हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर साइकिल में रोजाना होती रहती है। हर रोज जब भी धूप आती है, धूप से इवापोरेशन होता है, पानी के ड्रॉपलेट्स बनते हैं जो कि बादलों में कंडेंसेट होते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन को हम रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग का जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज कंडेंसेशन। ठीक है, स्टीम जो निकल रही है, तो हम जब लिक्विड यानी वाटर में कन्वर्ट, आप यहाँ पे कोई ढक्कन या उस स्टीम का एस्केप बंद कर दो तो वहीं पे वाटर ड्रॉपलेट्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, वाटर साइकिल हम सबको पता है, यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड गैस, और गैस का फिर कंडेंसेशन, सारी चीजें हमें। आप बोलोगे मैडम सॉलिड टू लिक्विड कैसे, तो जो पोलर कैप्स या हम कहें माउंटेन में जो स्नो कैप्स हैं वो मेल्ट डाउन जो होती, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है वाटर वेपर बनने का, वो इवापोरेशन की वजह से हल्की हो जाती, तो हाई टेम्परेचर समर्स में जनरली हमें इवापोरेशन है, एंड फॉलोड बाय समर जब ये वेपर्स कंडेंसेट हो जाती हैं तो हमें एज इन क्लाउड से जो बारिश मिलती है, जो बारिश गिरती है वो लिक्विड स्टेट में आती है, यानी कि गैस में कन्वर्जन होना, इवापोरेशन होना, एंड उसका कंडेंसेट होकर लिक्विड में हम एज इन रेन के फॉर्म। ठीक है, ये हमारा हमने गैस टू कन्वर्जन की। अभी मुझे लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन करना है तो मुझे फ्रीज डाउन करना पड़ेगा। अगर मुझे बर्फ चाहिए तो पानी को मैं फ्रीजर में रखूंगी तो बर्फ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को सॉलिड स्टेट में लाने के लिए उसको कूल डाउन कर रहे हैं, फ्रीज डाउन कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, और यहाँ पे हम उसको रिवर्स कर रहे हैं मेल्टिंग प्रोसेस का। ठीक है, हम यहाँ पे उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, फ्रीजिंग को हम कहते हैं रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, और द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट्स टू डाउन, उसको हम फ्रीज पॉइंट भी। फिर एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, समझो। जब हम एक बीकर में, ये थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, आइस को क्रश करके भरते हैं और उसके अंदर थर्मोमीटर ड्रॉप डाउन कर देते हैं। ठीक है, अभी टेम्परेचर जब हम मेजर करते हैं तो डिग्री सेल्सियस है उस बर्फ का, और धीरे धीरे जब हम हीट देते हैं, व्हेन वी स्टार्ट टू हीट अप द आइस जेंटली, ठीक है, तो यहाँ पे थर्मोमीटर में हमें देखने को मिलता है देयर इज अ स्मॉल ग्रेडियंट। जब तक थोड़ा भी आइस रहेगा बीकर में तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बट जैसे ही सारा आइस मेल्ट हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो द हीट विच इज गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, the energy required to change the state of ice from solid to liquid, इसको हम कहते हैं latent heat of fusion। क्या है कि भाई आइस का जब तक वो पूरा मेल्ट डाउन नहीं होता तो जो टेम्परेचर चेंजेस आते, बट जो एनर्जी को चाहिए आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर मुझे 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को जब मेल्ट डाउन करना हो तो जो टेम्परेचर, जो एनर्जी चाहिए, जो हीट चाहिए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज किए बिना
1 kg ऑफ सॉलिड को मेरे को मेल्ट डाउन करना है, तो उसमें जो हीट चाहिए दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझो अगर मुझे 1 किलो बर्फ को लिक्विड में कन्वर्ट करना है एंड आई एम यूटिलाइजिंग 150 जूल ऑफ एनर्जी, तो वो मेरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुआ। ठीक है, समझ आ रही है बात? यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइज इज 0.34 to 10 to the power 5, 10 to the power 5 है। ठीक है, जूल्स पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम आइस मेल्ट करने के लिए मुझे इतनी एनर्जी चाहिए बेसिकली। ठीक है, और ये जो हीट एनर्जी है जो चेंज करने, स्टेट ऑफ चेंज मैटर का सॉलिड टू लिक्विड, यहाँ पे पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच, उसके ऊपर आके इसको एक्ट करना पड़ता है, में गैप क्रिएट करनी पड़ती। ठीक है, में गैप क्रिएट करनी पड़ती है। चलिए, ice at 0 degree is more effective in cooling a substance water at 0 degree से। क्यों है ऐसा भाई, एक्सप्लेन करो, व्हाट इज द रीजन? कि भाई फॉर मेल्टिंग ईच किलोग्राम ऑफ आइस हम लेटेंट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कूलिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि हम 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस हमारा टेम्परेचर चेंज होगा, बट खाली एनर्जी यूटिलाइजेशन होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, जबकि वाटर में वो चीज़ होगी। अ पीस ऑफ आइस है हैंड फील्स वेरी कोल्ड, हम हाथ में बर्फ पकड़ते हैं, ठंडी में होती है। ठीक है, इट टेक्स लेटेंट हीट from our hand loses heat of ice making us feel cold। ठीक है, जब हम बर्फ हाथ में पकड़, तो जो लेटेंट हीट जो रिक्वायर्ड है वो हमारा हाथ देता होता है, और उसी की वजह से हमारे हाथ की गर्मी बढ़ जाती है और हमें, ठीक है, ये हमें कूलिंग सेंसेशन आता है। क्लियर? जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, वैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी समझते हैं। यहाँ पे हम गैसियस स्टेट, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड टू लिक्विड, अभी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज गैस। पानी में बीकर में एक पानी, थोड़ा पानी लेते हैं, उसमें थर्मोमीटर सस्पेंड डाउन करते हैं, रखते हैं, चेक द टेम्परेचर वेरिएशन इफ इज, ठीक है, हीट करना शुरू करते हैं यूजिंग बर्नर। अभी यहाँ पे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, और विथ कांस्टेंट स्टरिंग, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, एज द टेम्परेचर राइज ग्रेजुअली अंटिल 100, यस, वाटर स्टार्ट्स टू बॉयल एंड लिक्विड गैस में इसका कन्वर्ट शुरू हो जाता है। 100 डिग्री से ऊपर वाटर हमारा बॉयल होना, लाइक कन्वर्जन टू गैसियस स्टेट हो जाएगा। तो जो हीट हम कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहे हैं 100 डिग्री के बाद, वहाँ पे वाटर का टेम्परेचर नहीं, अब वो 100 पे रह जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो पार्टिकल ऑफ वाटर है वो दूसरे पार्टिकल्स को तरीके से अट्रैक्ट करें, के बीच का जो फोर्स अट्रैक्शन है वो ऐसा रहेगा कि वो अपने आप को लिक्विड स्टेट में तरीके तरीके से डाउन करेंगे, एंड वही जो हीट जब सप्लाई होगी, तो धीरे धीरे जब बॉइलिंग 100 डिग्री से ऊपर जाना शुरू होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बढ़ जाएगा और वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो पार्टिकल्स फ्रीली मूव होते रहेंगे, वो फ्री हो जाएंगे, एज इन जो हम गैसियस स्टेट में देखते हैं। तो यहाँ पे जो लेटेंट हीट है वो इंक्रीज नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल, वाटर पार्टिकल, तो यहाँ पे कोई आपको टेम्परेचर राइज 100 डिग्री के बाद नहीं देखने को।
ठीक है, टेम्परेचर राइज 100 डिग्री के बाद नहीं देखने को मिलता, पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन के पार्टिकल्स रहता है वो वाटर के स्टेट, लिक्विड स्टेट में एज इन 100 डिग्री तक तो वही रहता। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कोई भी लिखेगा हम ऐसे कि भाई कितनी हीट चाहिए उस 1 kg ऑफ लिक्विड को वेपर या गैसियस स्टेट में आने के लिए विदाउट चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज आए बिना 1 किलोग्राम जो लिक्विड है उसको वेपर स्टेट में लाने में कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगर हम वाटर की बात करें तो 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम ऑफ वाटर हमें, लाइक इतना एनर्जी हमें चाहिए वाटर को स्टीम कन्वर्ट करने के, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन, केल्विन में दिया है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना शुरू होता है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 73 हम ऐड करते हैं, इसीलिए यहाँ पे 373 क्या है में, ठीक है। तो जो बर्न्स हमारे हाथ में भाप से बनते हैं, स्टीम से जो बर्न होते हैं, दे आर मोर डेंजरस देन द बॉइलिंग वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं पानी और स्टीम दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे हैं, बट स्टीम जो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करती है, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, उसके वजह से हमें ज़्यादा हीट लगती है और स्टीम में हमारे हाथ ज़्यादा इफेक्ट कर जाते हैं, ज़्यादा बर्न आउट हो जाते हैं बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से ये होता है। अभी जब हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं तो कुछ प्रेशर वेरिएशन के वजह से भी चेंज आते हैं। कुछ स्टेट ऑफ मैटर में प्रेशर जब चेंज होता है तब भी ये होता है। गैस कैन बी लिक्विफाइड, जब हम प्रेशर उस पर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस को हम लिक्विड स्टेट में, लिक्विफाइड स्टेट में ला सकते हैं, ठीक है। सिलेंडर, गैस सिलेंडर जब हम तो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं विद द पिस्टन और गैस पार्टिकल्स को तरफ प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे गैस पार्टिकल्स के है उसको दबा दबा के हम कम करते हैं और गैस पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं तो प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर पुश डाउन करता है और पिस्टन में जब प्रेशर क्रिएट होता है तो गैस पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और ये जब कूल होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो हम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं, कूल डाउन होगा तो गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा गैस कंप्रेस होता जाएगा। गैस के में पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है तो वो हम हाईली कंप्रेस कर सकते, ठीक है। अभी जितना जितना प्रेशर आप पुल डाउन करते जाएंगे, पिस्टन को दबाते जाएंगे, पार्टिकल्स उतने ज़्यादा प्रेस डाउन होके जो लिक्विड के बीच की इंटर पार्टिकुलर स्पेस है उस स्टेट में आ जाएंगे और हम कहते हैं कि कैन लिक्विफाई द गैस, ठीक है। हम गैस को लिक्विफाई कर सकते। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर हमें गैस हमारे जो गैसेस हैं उसको लिक्विफाई करने में काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम उस तरीके से सॉलिडिफाई करते हैं, ठीक है। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं जो कि हाई प्रेशर कंडीशन पे स्टोर किया जाता है। यहाँ पे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रेशर क्रिएट करते हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो सीधा सीधा गैस से सॉलिड स्टेट में आ जाता है विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट गैसेस जो हैं वो सीधे सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस का नाम देते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन
क्या है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जब सब्सटेंस कन्वर्ट होता है, गैस सॉलिड से लिक्विड में ना जाके सॉलिड से सीधा सीधा गैस में जाता है, या हम कहें गैस से सीधा सीधा सॉलिड में जब कन्वर्ट होता है विदाउट कमिंग इन द स्टेट ऑफ लिक्विड, हम उन्हें सब्लिमेशन कहते हैं। हम उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस हमारे आजू बाजू बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासिन हो गया, कैम्फर कपूर जो है उसको आप जलाते हैं तो सीधा सीधा वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगेन आप जब इसका मेल्टिंग होगा, ड्राई आइस का मेल्टिंग होगा तो वो सीधा सीधा गैसियस स्टेट में चला जाएगा। आयोडीन उस तरीके से सॉलिड से सीधा सीधा गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो ये सारे सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस जो कि हमारे आजू बाजू नेचर में अवेलेबल है। ऐसे नैप्थलीन बॉल्स आपने देखे हैं, रूम फ्रेशनर्स जो हैं वो सारे इसी फिनोमेना पे वर्क करते हैं। ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स को टॉयलेट वगैरह में रखा जाता है टू गिव आउट द फ्रेगनेंस, बट यहाँ पे ये सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर हम फ्रेगनेंसेस ऐड करते हैं विच गिव्स प्लेजेंट अरोमा। ठीक है, सब्लिमेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें तो चाइना डिश में मैं जब अमोनियम क्लोराइड लेती हूँ, पाउडर्ड अमोनियम क्लोराइड, और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल पुट करती हूँ, ऊपर से जब मैं उसको कॉटन प्लग लगा के ब्लॉक कर देती हूँ, तो जब मैं हीट दूंगी से अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स एस्केप ना हो इसलिए कॉटन प्लग लगाते हैं, बट जब मैं हीट अप्लाई करती हूँ, नीचे से बर्नर ऑन करती हूँ, तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो फनल के नेक पे सारा कलेक्ट हो जाएगा ऑन द इनर साइड्स, और एक बार पूरा का पूरा इवापोरेशन हो जाए उसके बाद हम उसको स्क्रैप ऑफ करके रिकलेक्ट कर, एंड वो जो है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सॉलिड से हम यहाँ पे डायरेक्ट गैसियस कन्वर्जन करते हैं। यार, तो सब्लिमेशन प्रोसेस समझ लिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारी चीज़ें समझ ली इस मॉड्यूल में। प्लस हमने बहुत सारे लाइक इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जान लिया है। नेक्स्ट मॉड्यूल में विल बी फोकसिंग अबाउट इवापोरेशन फैक्टर्स, कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को, और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या चीज़ें होती हैं इवापोरेशन में, और कहाँ हम इवापोरेशन का फिनोमेना डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं।